हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आज के लिए, मेरे माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, मैं कल तक उसको ठीक करा लूँगी। आज हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन रहे, थोड़ा सा कम आपको सुनाई दे, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट कल तक मैं अपना माइक ठीक करा लूँगी जिसके कारण आपको कोई भी ट्रबल नहीं होगा। तो बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे आज करके हमारे करंट अफेयर्स को देखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाउड होके आपको एक्सप्लेन करने के लिए। वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहां से करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट डे से। तो 12 जुलाई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मलाला डे। मलाला यूसुफजई का नाम आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है, जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मलाला यूसुफजई जो है वो इंटरनेशनल सिंबल हैं जिन्होंने फाइट किया गर्ल्स के लिए फॉर एजुकेशन। 2012 में तालिबान ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था गर्ल्स एजुकेशन पे, जिसके बाद इन्हें गोली भी मार दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और फिर 2013 में मलाला एंड हर फादर को फाउंडेड द मलाला फंड। तो मलाला फंड की शुरुआत की जो कि पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात करता है। इसलिए 2014 में, 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और ये यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। ओके, इसलिए आपको मलाला का नाम याद रखना है। आज के दिन 12 जुलाई के दिन हम वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटी सी और जानकारी अबाउट द सीए रफ्तार, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीए रफ्तार में आपको जनवरी से लेकर जून तक के जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में और एप्लीकेशन में आपको ये बुक मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जो न्यूज़ में देखे गए हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन्हें तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। याद है जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं और हम आज़ादी के जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो आपको पता होगा कि 1 अगस्त वो दिन जब तिलक फंड की शुरुआत होती है, तिलक जी की डेथ हो जाती है, याद आया ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अवार्ड है तिलक अवार्ड, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को 1 अगस्त को दिया जाएगा। ओके, आइए हम बात करेंगे। So Prime Minister Narendra Modi to be awarded prestigious लोकमान तिलक अवार्ड 2023। तो लोकमान तिलक अवार्ड 2023 का प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार हिंद स्वराज संघ या फिर तिलक समर्थक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। पुणे में ये अवार्ड सेरेमनी होगी 1 अगस्त को। 1 अगस्त को क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है डेथ एनिवर्सरी होती है लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी की। इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड की है इंडिया को और एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक पहचान भी इन्होंने सेटअप की है, ठीक है। इसलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और अवार्डीज हैं जिनको पहले भी लोकमान तिलक अवार्ड दिया जा चुका है, जैसे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, शरद पवार, साइरस पूनावाला एंड मनमोहन सिंह जी। ओके, तो ये सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे जो न्यूज़ में है, वो हम बात करने वाले हैं शेख तलाल अल फहद अल सबा के बारे में। इन्हें ओसीए का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, जनरल असेंबली के द्वारा इन्हें सेलेक्ट किया गया है। अब सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द ओसीए। ओसीए का मतलब है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। क्या नाम है? ओसीए का मतलब है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका हेड ऑफिस आपको कुवैत सिटी में देखने को मिलेगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का फॉर्मेशन 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन हेड ऑफिस कहाँ पर है? कुवैत में है। इसका मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड्स। बेसिकली ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट की एशिया के अंदर। तो एशिया कॉन्टिनेंट में स्पोर्ट की जो गवर्निंग बॉडी है वो आपकी ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है। करेंटली 45 मेंबर्स नेशनल ओलंपिक कमेटी में यहाँ पर है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया 1982 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। इस बॉडी का फॉर्मेशन फहाद अल अहमद अल जाबिर अल सबा के द्वारा किया गया था और उसके बाद वही इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद इनके जो कह सकते हैं कि बेटे कह सकते हो आप, वो नए प्रेसिडेंट बनते हैं। अब फाइनली जो ओसीए के प्रेसिडेंट बने हैं वो कुवैत के शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा को बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है अपने ही भाई को, शेख अहमद अल फहाद अल सबा को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि 30 सालों तक प्रेसिडेंट थे ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं ना। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो 3 फॉरेन लैंग्वेज में, विदेशी भाषाओं में पीएचडी ऑफर कर रही है। वो 3 कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं? फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। तो फ्रेंच, रशियन और जर्मन 3 नई फॉरेन लैंग्वेज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है पीएचडी। मतलब विदेश के जो विद्यार्थी हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन या जर्मन को जानते हैं, वो भारत में आके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। For the first time, Allahabad University will be offering PhD courses in 3 foreign language on its campus। और यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी परमिशन दे दी है यहाँ पे, और पूरा सुपरवाइज किया जाएगा एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। ठीक है, जिसके अंतर्गत पीएचडी 3 अलग लैंग्वेज में की जा सकेगी, फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। ये तीनों भाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट के पास पीएचडी के ऑप्शन हिंदी भाषा, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन, संस्कृत भाषा है, इनमें भी भारत के लोग जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक विंस अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक को अवार्ड दिया जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा इंडिया। ठीक है, और ये स्मॉल बैंक कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है एट आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में। यहाँ पर इस इवेंट में जो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार के जो बैंक्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और ये फंक्शन गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मतलब आईसीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये पूरा फेस्टिवल या सॉरी ये पूरी जो सेरेमनी थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी गोवा में। अगर मैं बात करूं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में, तो एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका हेड ऑफिस आपको कैलकाटा में देखने को मिलेगा, और 1925 में आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है कासा। तो जो लोग यहाँ पे बैंकिंग स्टूडेंट और बैंकिंग स्टूडेंट है भी नहीं, उनको भी अगर इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी तो आपको 4 प्रकार के अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ अकाउंट्स देखें तो हमारे पास 2 प्रकार के अकाउंट्स हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होते हैं और एक टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट जो अकाउंट होते हैं उनमें आता है कासा। उनमें क्या आता है? कासा। कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आपके भी बहुत सारे आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे जो सेविंग अकाउंट होंगे। जो बिजनेसमैन होते हैं जिनको लगातार बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की जरूरत होती है, वो करेंट अकाउंट को ओपन करके रखते हैं। तो कासा जो कि डिमांड डिपॉजिट है। वही टाइम डिपॉजिट भी 2 अकाउंट होते हैं जिनको राफा कहा जाता है। राफा मतलब रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। जैसे कि एफडी। एफडी क्या होती है? आपका फिक्स्ड अकाउंट होती है। तो आपको ये अकाउंट्स के नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। नई स्कीम की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया है, और ये स्कीम क्या है? कलेगनार मगलीर उरीमाई थीतम वीमेंस बेसिक इनकम स्कीम है। जैसे कि आपको पता है कुछ समय पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लाडली बहना योजना चलाई थी। उस लाडली बहना स्कीम में क्या था? जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनको 1000 रुपीज हर मंथ उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ऐसी ही बात थी ना, वैसे ही कुछ ये भी स्कीम है जो वीमेंस को यहाँ पर इनकम प्रोवाइड करेगी। और इसका नाम क्या है? कालेगनार मगलीर उरीमाई थीतम स्कीम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। और ये बेसिकली जो कह सकते हैं एम करुणानिधि, जो कि फॉर्मर सीएम रहे हैं तमिलनाडु के, उनके नाम पर ही इस स्कीम को शुरू किया गया है। और उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 1000 रुपीज पर मंथ। तो 1000 रुपये हर महीने वीमेंस को यहाँ पे, जो वीमेन हेड है, परिवार की हेड है, उनको यहाँ पर उनके अकाउंट में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आईएमओ। आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। नाम से समझ में आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है। किसके अंदर काम कर रही है? यूनाइटेड नेशन के अंदर काम कर रही है, जिसका मकसद क्या है? शिपिंग को रेगुलेट करना। आपकी समुद्र में बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री जाता है। तो शिपिंग को रेगुलेट करने का काम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करती है। और इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो कौन है? यूनाइटेड नेशन। इसका फॉर्मेशन लंदन में हुआ था 1958 में। तो आईएमओ ने क्या कहा है? आईएमओ ने कहा है कि 2050 तक, मतलब 2050 तक जो है नेट जीरो हो जाएगा कार्बन। ये हमारा टारगेट है। शिपिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो शिपिंग इंडस्ट्री में 2050 तक जो है वो नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहता है। इसने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 20% एमिशन रिड्यूस हो जाए 2030 तक, और 70% तक रिड्यूस हो जाए 2040 तक। ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम
अब गोल्डमैन शेल्स की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2075 तक, 2075 की बातें कर रहे हैं ये लोग, 2075 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया। यूएसए के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2075 तक कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ऐसा गोल्डमैन शेल्स की ये रिपोर्ट आती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन शेल्स की एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2075। ठीक है, ये पीछे छोड़ देगी जापान को, जर्मनी को। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि जीडीपी, इन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी भी एक्सपांड होगी और रीच कर जाएगी 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक, और ये सप्रेस कर देगी यूएसपी जीडी प्रोडक्शन को भी। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुजरात सीएम लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि भूपेंद्र पटेल हैं, उन्होंने पायलट बेसिस पे एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है यहाँ पे अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये स्कीम इन्होंने खेड़ा में शुरू की गई है। ये जो सुरक्षा स्कीम है बेसिकली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जो लोग भी गुजरात स्टेट के ई श्रम पोर्टल से कनेक्टेड हैं उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम को इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जो प्रीमियम होगा वो 289 रुपी और 249 मतलब 499 रुपीज़ का यहाँ पे पर ईयर का आपका प्रीमियम होगा। और अगर आपकी मतलब किसी की डेथ हो जाती है या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके अंतर्गत ये इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस विन इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया है। इन्होंने अपने सारे कस्टमर को ना व्हाट्सअप के जरिए कनेक्ट किया है। व्हाट्सअप के जरिए कन्वर्सेशन ये लोग करते हैं। तो इसमें कहा है पिछले 3 सालों में 86% बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के जो कस्टमर है वो बहुत एक्टिव है और उन्होंने अडॉप्ट किया है व्हाट्सअप कन्वर्सेशन को। तो इन्होंने व्हाट्सअप सर्विसेज को अडॉप्ट किया, इसलिए इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को दिया जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हमें खुल के बात करनी पड़ेगी। आईपीएल वर्जन ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर रूल इन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। तो आईपीएल में एक रूल होता है जिसका नाम है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि अभी अक्टूबर में होगी। अक्टूबर 16 से बीसीसीआई के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाएगी उसमें आईपीएल का जो रूल होता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल वहाँ पे लागू किया जाएगा। अगर मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में बात करें 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी और डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, जो कि भारत में होता है हर साल। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या है तो देखिएगा, जैसे कि कोई भी टीम है, कोई दो टीम है, टीम ए है और टीम बी है। तो ये लोग अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट जारी करते हैं कि हमारा जो मैच होगा तो ये प्लेयर खेलेंगे। बात हो गई। अब हो गया कि मैच के दौरान हम चाहते हैं कि हमारा कोई प्लेयर चेंज हो जाए, तो ऐसे आपको 4 सब्स्टिट्यूट के नाम भी देने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, इस लिस्ट में 4 सब्स्टिट्यूट के नाम भी दोगे, 4 और प्लेयर के नाम दोगे, और मैच के बीच में आप इन 4 लोगों जो आपने नाम दिया है उनमें से किसी एक को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो और अपने टीम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन ही है ये। ठीक है, तो लाइक आईपीएल द टीम विल अलाउ टू नेम 4 सब्स्टिट्यूट्स बिसाइड द प्लेइंग 11 बिफोर द टॉस। टॉस के पहले 11 के अलावा 4 और सब्स्टिट्यूट आपको देने हैं, और उन 4 के बीच में से आप मैच के दौरान कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर को चूज कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो किसी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हो। ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जो कि आईपीएल वर्जन में यूज होता है। अब आने वाले समय में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में भी यूज होगा, ऐसा बीसीसीआई के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है एल एंड स्पेन नवंदिता साइन एग्रीमेंट ऑफ सबमरीन प्रोजेक्ट। तो एल भारत की कंपनी है, वैसे ही स्पेन की एक कंपनी है जिसका नाम है नवंतिया। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है P75 सबमरीन प्रोजेक्ट को ये दोनों तैयार करेंगे बाय द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसके लिए यहाँ पे $4.8 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये जो नवनीता है, नवंतिया, ये जो है ये डिजाइन कैरी कर रही है P75I सबमरीन बेस्ड ऑन इट्स S80 क्लास ऑफ सबमरीन। तो स्पेन की ऑलरेडी S80 क्लास सबमरीन है, उसी की डिजाइन को फॉलो करते हुए P75 सबमरीन को तैयार किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ L&T। नेक्स्ट है इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज अ मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना अब उतना अट्रैक्टिव प्लेस नहीं रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट, और चाइना को ओवरटेक कर रहा है इंडिया। इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग।
ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली है क्योंकि इसकी सॉलिड डेमोग्राफी है भारत में, और यूथ भी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। ये सारे रीज़न है कि चाइना की जगह अब भारत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है NLU, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने लॉन्च किया है एक रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम एकलव्य। तो एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो एकलव्य एक रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लियर है? अब इसमें क्या कहा गया है, जो लोग मतलब प्रोफेशनल नहीं हैं या और अपनी रिसर्च करना चाहते हैं लॉ फील्ड में, तो इसके द्वारा वो कर सकते हैं। उसके इसके लिए उन्हें रिसर्च के लिए स्कॉलर्स वगैरह और रिसर्च को प्रमोट करने का काम कौन करेगा? NLU, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करेगी। एडवाइस मिलेगी, गाइडलाइंस भी मिलेगी, एक्सपीरियंस जो पर्सन है, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके जरिए यहाँ पे उन्हें जो है वो गाइडलाइंस भी दी जाएंगी किस तरीके से आपको काम करना है केसेस के लिए। तो एकलव्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन बॉर्डर शॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए इंडिया और USA के द्वारा एक ज्वाइंटली कंडक्ट की गई है एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑपरेशन बॉर्डर शॉर्ड। अब ये एक्सरसाइज क्या है? तो देखिएगा, शिपिंग होती है ना, ये हमारी कंट्री से सामान जो है वो USA में जाता है, USA से सामान हमारी कंट्री में आता है। तो इसमें कई बार क्या हो जाता है, ऐसे जो इलीगल ड्रग हैं, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप नहीं ले सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी तस्करी हो रही है इलीगल तरीके से, ट्रैफिकिंग हो रही है, उनको यहाँ पे रेगुलेट करना बेसिकली इसका मकसद है। टू स्टॉप द इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम, जिसके लिए यहाँ पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद 500 शिपमेंट्स को यहाँ पे पकड़ा भी गया जो कि अनअप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को ले जा रहे थे फॉर USA कंजप्शंस के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। अंत में 2-3 छोटी छोटी न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। पहली बात करते हैं हम डच प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग डच प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था रूथ रूथ इन्होंने क्विट कर दिया पॉलिटिक्स आफ्टर द 13 इयर्स इन द पावर। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले, देश की सेवा करने वाले डच प्राइम मिनिस्टर रूथ ने 13 साल में सत्ता रहने के बाद राजनीति को छोड़ दिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे सोलोमन आइलैंड के बारे में। तो सोलोमन आइलैंड आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोलोमन आइलैंड है और पैसिफिक ओशियन में है, और चाइना तो कंट्रोल करना चाहता ही है पहले से ही, ये बात आपको पता है। तो सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच में साइन हुई है डील पुलिस, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। ये देखिए हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल है, कई सारी लेयर से मिलकर बना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये बात आपको पता है। अगर आप हमारी अर्थ सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको एक लेयर मिलती है विच इज अ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन हमारी अर्थ में हम कुछ इस तरीके के मटेरियल को यूज कर रहे थे जैसे CFC, मतलब कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही थी, इसमें छेद हो गया था, याद आया? तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज यहाँ पे पब्लिश की है, और ये न्यूज पब्लिश की है WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओजोन यूवी बुलेटिन रिलीज बाय द WMO, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओजोन एंड यूवी बुलेटिन को प्रेजेंट किया गया है एट एन इंटरवल ऑफ द 7 years। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ओजोन लेयर जो है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रही है। ठीक है, टू मॉनिटर एंड अंडरस्टैंड एंड चेंज इन द ओजोन लेयर WMO हैज रिलीज इट्स फर्स्ट ओजोन एंड यूवी बुलेटिन। इन्होंने कहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, जो बियना में एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें जो समय समय अमेंडमेंट हुए हैं उससे काफ़ी यूज मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई है, और जो 99% जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन का कारण है उनको बैन कर दिया गया है। ये बात यहाँ पे कही गई है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द WMO, with the help of Montreal Protocol and amendment made from the time to time, the use of substance that damage the ozone layer has been limited by the 99%। ये बात यहाँ पे कही है। तो मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कंक्लूजन ये निकला है कि ओजोन डिप्लीशन में कमी आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पे आप कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव देखेंगे जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं ओजोन लेयर के, तो जैसा कि मैंने कहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि कनाडा में है, और 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको आपको बैन करना है। 197 पार्टीज जो मेंबर हैं, कंट्रीज जो मेंबर है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हैं। इसके अलावा 1985 में भी वियना कन्वेंशन हुआ था, और यहाँ पे भी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात की गई थी। तो आपको वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखनी है जो कि ओजोन प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड है। ओके,
अंत पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश की? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है अंकटाड। अंकटाड क्या होता है? अंकटाड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उनके द्वारा ये पब्लिश किया गया और इसमें कहा गया कि भारत का जो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है डेवलपिंग एशियन कंट्रीज में, वो कितना है? $662 बिलियन है। नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी ऑफर की जा रही है 3 फॉरेन लैंग्वेज में, फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस फ्री एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 4 लाख टू द गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपका डिलीवरी बॉय होते हैं, फ्रीलांसिंग वर्कर्स जो होते हैं, उनको आप गिग वर्कर्स कहते हैं। तो इसके लिए एक्सीडेंटल एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर कौन दे रहा है? तो मैंने आपको कर्नाटका के बजट के बारे में बताया था, जिसको रिसेंटली पेश किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, स्कीम फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट। तो किसने लॉन्च की है स्कीम? अमित शाह ने की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर अपॉइंट किए गए हैं? आंसर हो जाएगा नीरज प्रभाकर। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को, पहले 13 जुलाई था, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। किस लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से? तो आंसर हो जाएगा LVM-3, जिसको पहले हम GSLV-3 के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। IPL एडिशन इम्पैक्ट प्लेयर रूल विल बी यूज इन विच ऑफ द अपकमिंग ट्रॉफी? तो आंसर हो जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर फिलिप चार्टियर अवार्ड 2023? तो ये अवार्ड किसे दिया जा रहा है, और वो जो प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया है वो किस प्रोफेशन से हैं, किस खेल से हैं, वो भी आप हमें बताएंगे। दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करेंगे। अगर वॉइस लो है तो आप प्लीज़ आज के दिन बस मैनेज कर लो, कल से वॉइस में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने माइक को बिल्कुल ठीक करा लूँगी। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।